हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग क्लास 9th की साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसीलिए ये बात सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आपको इस चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो क्लास 9th की किताब को खोलते हैं ना, क्लास 9th की बुक को खोलते ही सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो यही आता है, हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए शुरू करें आज की क्लास को। तो स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हिचएवर यू फील कनेक्टेड विद। लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों ध्यान दीजिए, इस चैप्टर की शुरुआत जिस शब्द से होगी वो है पदार्थ। पदार्थ शब्द से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, और पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। जो भी परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा, जो भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको उस कंसेप्ट को अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है, और लिख करके आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में परिभाषाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं, और आपको एग्जाम में परिभाषाओं के बारे में आइडिया होना जरूरी है। रीजन ये है उसका कि हम लोगों को थ्योरी तो बहुत अच्छी आती है, बट हमारे साथ क्या होता है कि अगर डेफिनेशंस याद नहीं है तो हम एग्जाम में लिख नहीं पाते, और जब लिख नहीं पाते तो नंबर नहीं आते। इसलिए हमको क्या करना है, डेफिनेशंस के बारे में भी ध्यान रखना है कि चीजें किस प्रकार चलती हैं। शुरू करें। पदार्थ। पदार्थ की परिभाषा बहुत सिंपल है। इस दुनिया में हर वो चीज जिसका कुछ द्रव्यमान है और जो कुछ स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो आप तुरंत हेडिंग लगाएं पदार्थ और लिखें कि हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो, द्रव्यमान होना चाहिए, और जो कुछ स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। समझ गए बात को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ किसी को भी? हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। मैंने हाथ में जो घड़ी पहन रखी है वो भी एक पदार्थ है। ये जो मार्कर है वो भी अपने आप में एक पदार्थ है, क्योंकि इसको कहीं भी रखूंगा तो ये कुछ स्थान घेरेगा और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। आप जिस मोबाइल या लैपटॉप के अंदर आप इस वीडियो को देख रहे हो वो भी एक पदार्थ है। जिस बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ वो भी एक पदार्थ है। बोर्ड और मेरे बीच में जो हवा है वो भी अपने आप में एक पदार्थ है। तो पदार्थ हम आसपास पदार्थ से ही तो घिरे हुए हैं, क्योंकि पदार्थ की सिंपल परिभाषा यही है कि हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती है, उसे अपन किसके नाम से जानते हैं? पदार्थ के नाम से जानते हैं। ये चीज एकदम मक्खन मस्त समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। पानी अपने आप में एक पदार्थ है, पत्थर अपने आप में एक पदार्थ है। जो एग्जाम्पल मन में आ रहा हो आप ध्यान दें। और जैसे मार्कर है अपने आप में एक पदार्थ है, बोर्ड अपने आप में एक पदार्थ है, ये सब अपने आप में पदार्थ ही है। अब जब अपन बात करते हैं कि यार जो पदार्थ है, उस पदार्थ का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान देना बच्चों। हमें आसपास जब बहुत सारे पदार्थ नजर आए तो हमने देखा कि हम पदार्थ को मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। हम पदार्थ को मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 है ठोस, कैटेगरी नंबर 2 है द्रव, और कैटेगरी नंबर 3 है गैस। इसके अलावा भी और 2 हैं, बट उनके बारे में हम थोड़ा रुक के बात करेंगे। अभी आप सबसे पहले ये समझें कि जब भी आप पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था, अब साइंस में एंटर किए हो ना, अभी 8th क्लास के अंदर थे, छोटे बच्चे थे, साइंस थोड़ी सी कम पढ़ाई जाती थी। अब आप 9th क्लास में आ गए हो तो अब साइंस थोड़ी सी आपको एडवांस पढ़ाई जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जाएंगी, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस। ठोस, द्रव और गैस, ये भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण है। भौतिक अवस्था मतलब क्या हुआ सर? भौतिक अवस्था का मतलब है वो दिख कैसा रहा है, उसके आधार पर, उसके अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है कणों की, उसके आधार पर। अब दिमाग में एक सवाल आया होगा,
सर कण क्या है? अब एक एक करके आपको समझाऊंगा सब कुछ। हुआ ये कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक चौक है, चौक देखिए आपने सबने आपके स्कूल में देखी होगी, वो चौक को अगर मैं एक पदार्थ मान रहा हूं क्योंकि वो हैवी पदार्थ, वो उसका कुछ द्रव्यमान है और वो कुछ स्थान भी घेरता है पदार्थ। उस चौक को अगर आप सोचो कि वो किससे मिलकर बनी है, तो उस चौक को जब आप तोड़ोगे तो तोड़ने पर व्हाइट व्हाइट पाउडर बनेगा। इसका मतलब जो वो चौक है वो व्हाइट व्हाइट पाउडर से मिलकर बनी है। तो हर एक पदार्थ छोटे 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 कणों से मिलकर बनता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बनता है। तो हमने ये देखा कि कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ, जैसे चौक ले लिया आपने, उस चौक को तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, आपको बारीक बारीक व्हाइट व्हाइट पाउडर मिलेगा। वो पाउडर क्या है? वो चौक के पदार्थ का कण है। उसी व्हाइट व्हाइट पाउडर के मिलने से, उसी कण के मिलने से आपका पूरा पदार्थ बन करके तैयार हुआ है। तो यहां पे आपको अपनी बुक में पहला पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा बच्चों कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बनता है। अब अगर एक ही जगह में आपको इन तीनों का एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप इस बॉटल को ध्यान से देखिए। इस बॉटल में पानी है, थोड़ा सा पानी अपन पी लेते हैं। अब इस बॉटल पे विचार कीजिए। ये जो बॉटल है, इस बॉटल में जो मटेरियल है प्लास्टिक, प्लास्टिक से बनी हुई है, जानते हो आप। ये बाहर का जो प्लास्टिक का मटेरियल है ये ठोस है। ठोस के कुछ गुणधर्म होते हैं, अभी आप धीरे धीरे फील करो फिर मैं समझाऊंगा आपको। ये जो प्लास्टिक की बॉटल है ये ठोस है। इस बॉटल के अंदर जो पानी भरा हुआ है, ये देखो जो हिल सकता है, ये जो पानी है ये आपका द्रव है। और पानी इस लेवल तक है, इस लेवल के ऊपर यहां पर हवा भरी हुई है। तो कौन सी अवस्था हो गई? तीसरी अवस्था हो गई, गैसीय अवस्था। तो इस अकेली बॉटल में आपको तीनों अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली अवस्था, ये जो बॉटल है वो ठोस है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो द्रव है, और ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है यहां पे गैस भरी हुई है, वायु भरी हुई है। क्लियर? अब उसमें बहुत सारी गैसें हो सकती हैं, वो एक अलग बात है। अब हम जरा ये समझने का प्रयास करते हैं कि ठोस द्रव गैस में मूलभूत अंतर क्या है। ठोस के बारे में जब देखा ना, तो ठोस के, जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्लॉक ले लिया, लकड़ी का कोई ब्लॉक लिया आपने, मजबूत सा अच्छा सा, उस लकड़ी के ब्लॉक के अंदर जाकर के जब उसको अपन बड़ा करके देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो कण है वो एकदम एक दूसरे से इस प्रकार चिपके हुए हैं, बिल्कुल। तो जब ठोस के कणों को देखा गया माइक्रोस्कोप से, तो अंदर यह पाया गया कि जो ठोस के कण हैं वो एक दूसरे से बहुत तगड़े तरीके से चिपके हुए। कणों के बीच में आप देखो, आपको एक कण और दूसरे कण के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम दिख रहा होगा। एक कण से जस्ट चिपक करके दूसरा कण है, दूसरे कण से जस्ट चिपक करके तीसरा कण है, तीसरे कण से जस्ट चिपक करके चौथा कण है। आई बात समझ में? जब अपन ने द्रव लिया, मान लीजिए अपन ने पानी लिया, और जब हमने पानी को जूम करके देखा तो हम क्या पाते हैं पता है? पानी के अंदर कण एक दूसरे से थोड़े दूर पाए गए, इस तरह से, उतने पास नहीं थे जितने पास द्रव के अंदर है। फिर हमने क्या किया? फिर हमने गैस को चेक किया। गैस मतलब आप बोल सकते हो भाई वायु के कण है, वायु दिखाई तो देती नहीं है। तो जब वायु के कणों को जूम करके देखा गया तो कण बहुत दूर दूर मिले। बहुत दूर दूर मतलब बहुत ही ज्यादा दूर दूर, इस तरह से। तो अगर ठोस, द्रव और गैस में अंतर किया जाए तो अब आपको दिमाग में एकदम समझ में आ गया होगा कि ठोस के कण जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से चिपके हुए होते हैं। द्रव के कणों के बीच में एक दूसरे के बीच में जो प्यार है वो बहुत कम होता है, और गैस के कणों के बीच में जो प्यार है वो और भी कम होता है। प्यार जितना ज्यादा होगा दूरियां उतनी कम होंगी, प्यार जितना कम होगा दूरियां उतनी ज्यादा होंगी, सीधी सी बात है। तो उसी प्रकार से
अगर अपन ठोस के कणों को देखें, अब 2 शब्द यहां पर लिखूंगा मैं, आपको उन दोनों शब्दों से प्यार करना है। अंतरा आणविक बल और दूसरा शब्द है अंतरा आणविक दूरी। सही है? अंतरा आणविक बल और अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक बल का क्या मतलब है? अंतरा आणविक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरमोलिक्यूलर। ये जो कण आपको दिख रहे हैं ठोस के पदार्थ में, यहां भी कण है, यहां भी कण है, इन कणों को अणु कह सकते हैं अपन। तो अंतरा आणविक का मतलब है इन सभी अणुओं के बीच में। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं ना ठोस, तो ठोस के जो अणु हैं इनको बोलेंगे, इनके बीच में अपन बात कर रहे हैं तो वो कहलाएगा अंतराणविक। यहां इन कणों के बीच की बात कर रहे हैं तो अंतराणविक, अणुओं के बीच की बात। और यहां पे इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं तो ये इसके लिए कहलाएगा अंतरा आणविक। तो अंतरा आणविक शब्द का मतलब है अणुओं के अपने बीच में। ठीक, समझे? अंतरा आणविक बल का मतलब पता है क्या है? एक अणु दूसरे अणु के ऊपर जो बल लगा रहा है उसे हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। एक अणु दूसरे अणु के बीच में जो बल लगा रहा है उसे हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। एक अणु दूसरे अणु के बीच में जो बल लगा रहा है, या आपस में जो उनके बीच में प्यार मोहब्बत है, इश्क जो उनके बीच में है, उसका नाम है अंतरा आणविक बल। ठोस के कणों के बीच में प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, आप देख लो, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इन दोनों कणों के बीच में प्यार मोहब्बत ठोस की तुलना में कम है, इसलिए थोड़े दूर दूर है। परंतु सोचने वाली बात है, यहां पे इन कणों के बीच में जो प्यार मोहब्बत है वो इससे कम है, परंतु इससे ज्यादा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही आराम से, कि जो ठोस के कण हैं उन ठोस के कणों से के अंदर जो प्यार मोहब्बत है, जो अंतराणविक बल है, वो बहुत ज्यादा है। जब गैस की बात करें तो गैस के कणों के मध्य जो बल है, जो प्यार मोहब्बत है, वो कम है, इसलिए दूरी ज्यादा है। परंतु उतनी भी कम नहीं है जितनी गैस के अंदर है, क्योंकि गैस में तो बहुत ही ज्यादा दूर है। तो सिंपल सी 3 बातें बोलूंगा। ठोस के अंदर अंतराणविक बल सबसे ज्यादा है, उच्चतम। इसके अंदर जो बल है वो ठोस से तो कम है, परंतु गैस की तुलना में ज्यादा है। और गैस के अणुओं के बीच में बात करेंगे तो अंतरा आणविक बल सबसे कम है, अंतरा आणविक बल न्यूनतम है। यह बात समझ में आती? बताइए बच्चों, ये चीज एकदम मक्खन है, एकदम मक्खन है ना? कोई डाउट नहीं है ना किसी भी प्रकार का? किसी प्रकार का कोई भी डाउट, किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप अभी के अभी कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले अभी अपने जिस चीज को समझा है वो है अंतरा आणविक बल को समझा। अब आते हैं अंतरा आणविक दूरी। मैंने आपको सीधी सी बात बताई, प्यार जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के। जितना ज्यादा प्यार होगा उतनी दूरियां कम होंगी, जितना प्यार कम होगा उतनी दूरियां ज्यादा होंगी। सीधी सी बात है, ये हर जगह होता है। आप जिस इंसान से प्यार करते हो उसके पास रहना पसंद करते हो, और आप जिससे प्यार नहीं करते हो उससे दूर रहना पसंद करते हो। सीधी सी बात है। तो यहां पे ठोस में एक कण और दूसरे कण के बीच में प्यार सबसे ज्यादा है, मतलब अंतराणविक बल सबसे ज्यादा है, तो अंतराणविक दूरी सबसे कम होगी। प्यार सबसे ज्यादा, दूरी सबसे कम। इसलिए आप देख लो, एक कण और दूसरे कण के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है। प्यार बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत कम है। राइट? और जो भी बच्चे क्लास में बैठे हुए धमाधम कमेंट सेक्शन में जो पढ़ा रहा हूं वो चीज लिखनी चाहिए, आप एक्टिव रहना चाहिए क्लास के अंदर। इधर ध्यान देते हैं। यहां पर अपन देखें तो अणुओं के बीच में दूरी की अपन बात करते हैं, तो दूरी ठोस की तुलना में ज्यादा है, परंतु गैस की तुलना में कम है। दूरी ठोस की तुलना में ज्यादा है, परंतु गैस की तुलना में कम है। यहां बात करें तो अंतरा आणविक दूरी सबसे ज्यादा है, बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत नहीं है कणों के बीच में, इसलिए कण एक दूसरे से बहुत दूर है। आ गया समझ में? तो ये अपन ने बहुत मोटी बात समझ ली आज की कक्षा में, कि ठोस जो होते हैं, द्रव जो होते हैं और गैस जो होते हैं, उनके अंदर ये ठोस द्रव गैस में अंतर किस बात का है, ऐसा क्यों है कि ये जो बॉटल है, इस बॉटल
जो ठोस है वो एकदम ऐसे मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि कणों के बीच में प्यार बहुत ज्यादा है। जहां प्यार होता है वहां मजबूती होती है। समझते हो ना इस बात को तुम? ओके। और ऐसा क्यों है कि यहां पर मजबूती थोड़ी कम है? आप देखो, द्रव को आप ऐसे आराम से चाहो जैसे हिला सकते हो। और गैस क्या है? गैस तो आप ऐसे फूंक मारोगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी। तो जितना प्यार कम होगा, जितनी दूरियां ज्यादा होंगी, उतना ही जीवन में क्या रहेगी? कमजोरी रहेगी। आ गया समझ में? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, इसको कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म। आपके लिए पहला पॉइंट है पढ़ने के लिए केवल, पदार्थ एक ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जो कुछ स्थान घेरती है और जिनके पास कुछ द्रव्यमान होता है। बाकी परिभाषा आज के लिए नहीं है, वो अपन अगली स्लाइड में कवर करेंगे। आज के लिए जो चीज है मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ आ जाओ। अब इस चीज का आपको अच्छे से अध्ययन करना है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी ठीक से। हम्म। हो सकता है पॉइंट आपको उतने क्लियर नहीं हो इतनी दूर से देखने पर, बट मैं सारे पॉइंट आपको बताता हुआ चलूंगा। आप सारे पॉइंट सुनते हुए चलिएगा और जब ये एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगी पूरी पीडीएफ, तो आपको वहां पे बहुत अच्छे से दिखाई देगा। शुरू करें। सबसे पहली बात करते हैं, अब हम ठोस, द्रव और गैस के अंदर अंतर करने वाले हैं। दोनों में अंतर की बात करने वाले हैं। सुनना ध्यान से। जब भी आप ठोस के बारे में सोचो ना, तो दिमाग में ठोस की एक इमेज बना लो, जैसे कि पत्थर। क्योंकि इमेज दिमाग में रहती है तो सोचना समझना बहुत आसान होता है। ठोस के बारे में दिमाग में आ रहा है पत्थर, भाटे के बारे में सोच लो, भाटा बोलते हैं राजस्थान में पत्थर को। और द्रव, द्रव के बारे में बात करो, दिमाग में एक इमेज बना लो, बचपन से जिसको पी के आप बड़े हुए हो, पानी। और जब गैस की बात करें तो दिमाग में गैस की एक इमेज बना लो, जिसको आप बचपन से देखा है आपने, मतलब बचपन से फील किया है आपने, वायु। शुरू करें। देखा तो नहीं है, फील किया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ठोस का आकार किस प्रकार का होता है, निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, फिक्स होता है या बदलता रहता है, समझते हैं। ये जो आपको बोतल दिख रही है, अगर इस बोतल पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया जाए, बहुत ज्यादा इसको ऐसे दबाया नहीं जाए, बहुत ज्यादा इसको इस तरह से परेशान नहीं किया जाए, तो ये जो बोतल है ये अपने शेप में रहती है, फिक्स है। हाँ, अगर तुम जबरदस्ती इसके ऊपर बल लगाओगे तो बात अलग है, अदरवाइज ये जो बोतल है इसका एक शेप आकार फिक्स है। तो ध्यान देना कि ये जो आपके ठोस होते हैं इनका आकार एकदम निश्चित होता है, फिक्स होता है। दूसरी बात, द्रव जो होते हैं पानी, उसका आकार फिक्स नहीं होता, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, वो वाली बात है। अगर इस पानी को आप गिलास में डाल दोगे तो ये गिलास का आकार ले लेगा, इस पानी को आप भगोनी में डाल दोगे, भगोनी का आकार ले लेगा, इस पानी को आप कटोरी में डाल दोगे, कटोरी का आकार ले लेगा, इस पानी को आप कप में डाल दोगे, कप का आकार ले लेगा। इसका मतलब जो द्रव है उसका आकार निश्चित नहीं होता, उसका आकार अनिश्चित होता है। वायु, हवा, हवा का भी कोई आकार नहीं होता, हवा का भी कोई आकार नहीं होता। हवा इस कमरे के अंदर, मान लो आपने गैस भर रखी है और गेट बंद कर रखे हैं, जैसे ही आप गेट को खोलोगे इस कमरे की गैस जो है वो बाहर निकलेगी और बाहर वाले कमरे में जाएगी, फिर उस कमरे का आकार ले लेगी। उस कमरे की गैस मान लो आप निकाल के किसी और कमरे में भेजोगे, उस कमरे का आकार ले लेगी। तो गैस का भी आकार फिक्स नहीं है और द्रव का भी आकार फिक्स नहीं है। तो हम बोलते हैं कि आकार गैस और द्रव दोनों का क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार तो समझ में आ गया। अब आता है पॉइंट आयतन का। पता है, इसी पॉइंट के अंदर बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं आपको यह कहूंगा कि आयतन वाले पॉइंट के ऊपर सभी बच्चे फोकस करना। आयतन वाले पॉइंट के ऊपर सभी बच्चे क्या करना? फोकस करना। ध्यान से देखो कैसे करोगे फोकस, सुनो। फोकस ऐसे करोगे आप, मतलब ध्यान देना। और क्या, ठोस जो है, आयतन होता क्या है? पहला तो आप ये समझें कि आयतन होता क्या है। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है हम उसको उसका आयतन कहते हैं, है ना। जो भी वस्तु जितना स्थान घेरती है हम उसे उसका आयतन कहते हैं।
अब जरा दिमाग लगाओ अपना, ठोस का आयतन निश्चित होता है क्या? इस बॉटल को अभी मैंने यहां पे रखा, ये इतना आयतन घेर रही है मेरे हाथ का। अगर इस बॉटल को ले जाके मैं आपके घर में रख दूं तो भी ये उतना ही आयतन घेरेगी। इस बॉटल को ले जाकर के मैं अमेरिका में रख के आ जाऊं तो भी ये उतनी जगह घेरेगी। इसका मतलब ठोस का जो आयतन है वो क्या होता है? निश्चित होता है। अब द्रव के आयतन की बात करते हैं। मान लो ये पानी भी मुझे दिख रहा है, ये 1 लीटर की बोतल है। इस 1 लीटर की बोतल में से पानी में काफी सारा पी गया। अभी जो पानी बचा होगा ये 200 ml बचा होगा। 1000 ml की बोतल है, इसमें से 200 ml पानी बचा होगा। अगर इस 200 ml पानी को मैं किसी और पात्र में खाली करूंगा तो ये पानी 200 ml से 400 ml हो जाएगा या इस 200 ml से 100 ml हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 200 ml पानी को आपने यहां लो, चाहे 200 ml पानी को किसी और बर्तन में डालो, रहेगा वो 200 ml का 200 ml ही। कहने का मतलब यह है कि 1 लीटर की दूध की थैली आप लेकर के आओ, उसके अंदर 1 लीटर दूध भरा हुआ है, तो वो उस थैली के अंदर कितनी जगह घेर रहा है? 1 लीटर। उसी दूध को अगर आप 1 लीटर की बोतल में खाली करोगे तो वो 1 लीटर का दूध 1.5 लीटर नहीं होगा, ना ही वो आधा लीटर होगा, वो 1 लीटर ही रहेगा। अब वो बोतल का 1 लीटर घेरेगा। उस 1 लीटर दूध को आप बोतल में से निकाल करके भगोनी में डालोगे तो भगोनी के अंदर भी वो 1 लीटर जगह घेरेगा। मतलब जो दूध है उसका आयतन फिक्स है, वो जितनी जगह घेर रहा है वो फिक्स है, बस उसका शेप बदल जाता है। वही 1 लीटर दूध थैली में अलग शेप में दिख रहा है, बॉटल में अलग शेप में दिखेगा, भगोनी के अंदर अलग शेप में दिखेगा। बट ऐसा नहीं है कि वो 1 का 1.5 हो जाएगा या 1 का आधा हो जाएगा। इसी रीजन से बेटा जी हम ये बोलते हैं कि द्रव का जो आयतन है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। समझे कि नहीं समझे? समझे? पक्का? ओके। अब आते हैं अपन गैस पर। गैस का आयतन के बारे में बात करते हैं। ध्यान सुनना, गैस का आयतन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक काम करना, एक अगरबत्ती को जलाना और उस अगरबत्ती को जला करके एक उल्टा बर्तन उसके ऊपर ढक देना। ऐसे अगरबत्ती को जलाना, मैं जो कह रहा हूं समझना। अगरबत्ती को आपने जलाया और अगरबत्ती को जला करके आप एक ऐसे बर्तन उल्टा ढक देना उसके ऊपर, तो जो अगरबत्ती का धुआं बनेगा वो उसी बर्तन के अंदर रहेगा। मतलब अभी वो कितनी जगह घेर रहा है? उस बर्तन के बराबर। उस बर्तन को हटाते ही वो जो अगरबत्ती का धुआं है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगा। सही बात है। जैसे ही आप इसको हटाओगे अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाएगा। अब वो कितनी जगह घेर रहा है? पूरे कमरे के बराबर। तो गैस की पता है सबसे गंदी आदत क्या है? उसको जिस पात्र में रखते हैं ना वो उस पूरे पात्र के बराबर अपना आयतन कर लेती है। पानी के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई इस बोतल के अंदर जो पानी है उसको जैसे मैं भगोनी में डालूंगा ये पानी अपने आप बढ़ता 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 पूरी भगोनी में टॉप तक आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं होता। पानी भगोनी में भी 1 लीटर ही रहता है, परंतु गैस के साथ ऐसा नहीं है। गैस को आप चाहो तो माचिस, वो जो आपकी अगरबत्ती का धुआं है, उसको चाहो तो आप इतनी छोटी सी शीशी में भी बंद कर सकते हो और शीशी को खोल दोगे तो वही धुआं पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता। गैस का आयतन जो है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। ये सबसे मोटी मोटी बातें थी जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। अब इनके बारे में जो और भी कई पॉइंट्स हैं, जैसे घनत्व हो गया, दृढ़ता हो गई, तरलता हो गई, संपीड़ितता हो गई, बर्तन में भरना, ये सारे पॉइंट अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आपने बहुत अच्छे से ये समझ लिया कि कभी भी जब हम बात करें किसी ठोस द्रव गैस की तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि पदार्थ की परिभाषा क्या है। फिर आपने देखा कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। फिर आपने ये समझा कि जो पदार्थ है उसकी 3 मूलभूत भौतिक अवस्थाएं हैं, पहली ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। और उसमें आपने बहुत अच्छे से अंतराण्विक बल और अंतराण्विक दूरी के बारे में जाना। अब कल की क्लास, जब भी आपकी अगली क्लास होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास चलती है, हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको नेक्स्ट क्लास में सब लोग जरूर आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। उस प्रैक्टिकल से आप काफी कुछ सीखोगे। आपके एनसीईआरटी का क्रियाकलाप भी है, उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अभी तक भी आपने अगर अपना बैच, आपके बैच का नाम है मोशन बैच, अगर आपने अभी तक भी मोशन बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आपको नीचे शो होने वाले व्हाट्सएप नंबर पे केवल मैसेज करना है, कॉल करना है, आपको जानकारी मिलेगी। 600 रुपीज में पूरे साल आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, साइंस, मैथ्स, एसएसटी और इंग्लिश, पूरे साल में। एक ऐसी फाउंडेशन हम बनाना चाहते हैं कि जब आप 11th-12th में साइंस पढ़ने आओ तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।